प्रेसिडेंट ट्रंप, अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन यह अल्टीमेटम पूरा होता उससे पहले ही ट्रंप पलटी मार गए, जैसा कि उनकी आदत में शुमार है। यानी कि ट्रंप ने 48 घंटे बाद ईरान के पावर प्लांट को उड़ाने की धमकी दी थी, उसे अगले 5 दिन तक उन्होंने टाल दिया। जानते हैं क्यों? दरअसल ट्रंप के अल्टीमेटम के बाद फौरन ईरान ने खाड़ी देशों के वाटर प्लांट को तबाह करने का फैसला किया, तबाह करने का ऐलान किया। ऐसे में सवाल यह है कि क्या खाड़ी देशों में पानी की किल्लत से ट्रंप डर गए कि भाई अगर वाटर प्लांट पर हमला कर दिया ईरान ने तो क्या होगा? क्या 5 दिन के लिए हमला रोकना एक बहाना है ट्रंप का? यह कोई नया ट्रैप है? क्या इन 5 दिनों के भीतर ट्रंप कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहे हैं? खैर, ट्रंप के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है ये शायद ट्रंप भी नहीं जानते, और फिलहाल इस पर सस्पेंस कायम है, क्योंकि ट्रंप ये भी दावा कर रहे हैं कि ईरान बातचीत के लिए बेचैन है, लेकिन इससे ठीक उलट ईरान ने साफ कर दिया है कि ट्रंप की तमाम धमकियों का जवाब खुर्रम शहर 4 मिसाइल देगी। तो क्या आज रात ईरान खाड़ी देशों में मौजूद वाटर प्लांट को दहला देगा? क्या इस हमले के साथ पानी में आग लगा दी जाएगी? देखिए रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट की जंग में अब तक का सबसे भीषण हमला होगा। ट्रंप के बारूदी प्रकोप से ईरान का कोना कोना धड़कने लगेगा। ईरान के जंगी प्रतिशोध से मिडिल ईस्ट सुलग जाएगा। जिस तरह ईरान आक्रामक है, जिस तरह वो इजराइल और खाड़ी देशों पर हमले कर रहा है, और जिस तरह ट्रंप की तमाम चेतावनियों को अनसुना कर रहा है, वो बेहद ही हैरान करने वाला है। क्योंकि ट्रंप ने 48 घंटे के भीतर ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने का फरमान सुनाया है। इजराइल पर हमले ना करने की भी चेतावनी दी है। खाड़ी देशों पर भी हमले ना करने की वार्निंग दी है। लेकिन ईरान ने ट्रंप की हर धमकी की धज्जियां उड़ाते हुए बीती रात इजराइल और मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों पर ताबड़तोड़ स्ट्राइक की, मिसाइल और ड्रोन से सीरियल अटैक किए। ऐसे में अब इस बात की आशंका बढ़ गई है कि हर हाल में ट्रंप ईरान पर अब तक का सबसे प्रचंड हमला कर सकते हैं। अपने अल्टीमेटम के मुताबिक पूरे ईरान को ब्लैक कर सकते हैं। जहां एक तरफ अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमले का प्लान बना रहे हैं, तो वहीं ईरान भी 48 घंटे वाले अल्टीमेटम के बाद पूरे एक्शन में। और जानते हैं, इस बार ईरानी सेना के टारगेट पर खाड़ी देशों के ऑयल या गैस प्लांट नहीं, बल्कि डिसैलिनेशन और वाटर प्लांट है, जहां से खाड़ी देशों को पानी की सप्लाई होती है। आखिर वो प्लांट कौन कौन से हैं जिनकी तरफ ईरान ने अपनी मिसाइलों का मुंह मोड़ दिया है, वो भी जान लीजिए। सबसे पहले बात सऊदी अरब की, जिसका रास अल खैर डिसैलिनेशन प्लांट और अल शुएबा इलेक्ट्रिसिटी प्लांट ईरान के निशाने पर है। वहीं कतर का अल हाव पावर प्लांट और रास लफान वाटर प्लांट पर ईरान हमला कर सकता है। इसके अलावा यूएई का कबीला डिसैलिनेशन प्लांट और बरका वाटर प्लांट भी आईआरजीसी के टारगेट पर है। बहरीन के अल जौर डिसैलिनेशन प्लांट और दूर वाटर प्लांट पर भी ईरान ने हमले की वार्निंग दी है। इतना ही नहीं, कुवैत का अल जौर डिसैलिनेशन प्लांट और अल जौर नॉर्थ पावर प्लांट पर भी ईरान मिसाइलों से अटैक कर सकता है। वहीं इजराइल से सटे जॉर्डन के अकाबा थर्मल पावर प्लांट और सामरा इलेक्ट्रिसिटी प्लांट को ईरानी मिसाइलें तबाह कर सकती हैं। मतलब यह कि मिडिल ईस्ट में जारी जंग को भले ही तेल के लिए महायुद्ध बताया जा रहा हो, लेकिन अब अगर यह युद्ध इसी तरह विकराल हुआ तो यकीन मानिए खाड़ी के पानी में भी आग लग जाएगी, क्योंकि खाड़ी का इलाका दुनिया के सबसे सूखे क्षेत्रों में से एक है। यहाँ प्राकृतिक जल स्रोत सीमित है। ऐसे में खाड़ी के कई देश पूरी तरह डिसैलिनेशन प्लांट पर निर्भर हैं, जो समंदर के खारे पानी को पीने के लायक बनाता है। ऐसे में मिडिल ईस्ट के देशों में करीब 400 से ज्यादा डिसैलिनेशन प्लांट है, जो फारस की खाड़ी, रेड सी और अरब सागर के तट पर मौजूद है। 2022 में इनकी क्षमता 68 बिलियन क्यूबिक मीटर प्रतिदिन थी। मौजूदा वक्त में इन डिसैलिनेशन प्लांट की क्षमता दोगुनी आंकी जा रही है। अगर अमेरिका ने ईरान के पावर प्लांट को निशाना बनाया, तो अंधकार में डूबा ईरान खाड़ी के देशों में बने डिसैलिनेशन और वाटर प्लांट को तहस नहस कर देगा, जिसका नतीजा ये होगा कि खाड़ी में तेल संकट के साथ ही पेयजल संकट भी खड़ा हो जाएगा। खाड़ी के मुस्लिम देश बूंद बूंद पानी को तरसेंगे। मतलब ईरान के ये अटैक किसी परमाणु विस्फोट से कम नहीं होंगे, क्योंकि इसके चलते मिडिल ईस्ट के लोग प्यास से तड़प तड़प कर मर सकते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भले ही ट्रंप ने ईरान पर हमले का प्लान 120 घंटे के लिए टाल दिया है, लेकिन उनके टारगेट पर ईरान की राजधानी तेहरान के आसपास 3 सबसे बड़े पावर प्लांट्स हैं जो गैस से चलते हैं। इनमें दमावंद कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट, ये राजधानी तेहरान से लगभग 70 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। उत्पादन क्षमता इसकी है 2868 मेगावाट। इसके अलावा शाहिद रजाई पावर प्लांट, ये तेहरान शहर से लगभग 110 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। इसकी उत्पादन क्षमता 2043 मेगावाट। और शाहिद सलीमी पावर प्लांट, ये माजरदान प्रांत में है, कैस्पियन सागर के पास है। इसकी उत्पादन क्षमता की अगर बात की जाए तो 2215 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। अगर अमेरिका इन पर हमला करता है, तेहरान अंधेरे में डूब जाएगा, जिसके जवाब में ईरान और बड़ी तबाही मचा देता अगर ये हमला हो जाता। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस वक्त महायुद्ध का एपिसेंटर बना हुआ है। ट्रंप ने हॉर्मुज खोलने के 48 घंटे के अल्टीमेटम के बाद अब टोन डाउन किया है, लेकिन ईरान ने हॉर्मुज पर ऐसी शर्तें रख दी हैं जिसे ट्रंप शायद ही कबूल करे। दूसरी ओर हॉर्मुज को लेकर के 22 देशों ने साझा बयान जारी किया है। सवाल है कि क्या हॉर्मुज में अब एक तरफ अकेला ईरान होगा और सामने होंगे अमेरिका, इजराइल और 22 देश? एक तरफ है F-35 का प्रहार, दूसरी ओर है सेजल के विध्वंस, एक ओर है इमारत की क्षमता और दूसरी ओर है अमेरिका का अब्राहम लिंकन। एक ओर है ईरान का अस्तित्व और दूसरी ओर है अमेरिका की प्रतिष्ठा। हॉर्मुज में अमेरिका या ईरान, पलड़ा किसका भारी है? क्योंकि जिसका हॉर्मुज होगा वही मिडिल ईस्ट पर राज करेगा। इस वक्त दुनिया की हर आंख 33 किलोमीटर के पानी के उस पट्टी पर टिकी है जिसने वर्ल्ड इकोनॉमी की खाट खड़ी कर दी है। सही समझे आप, स्टेट ऑफ हॉर्मुज। अमेरिका और इजराइल पहले से ही हॉर्मुज पर ईरान के खिलाफ बारूद उगल रहे हैं। ट्रंप के 48 घंटे के भीतर हॉर्मुज खोलने के अल्टीमेटम के बाद अब दुनिया के 22 देशों ने एक साथ साझा बयान जारी कर दिया है। तो एक तरफ से कुल मिलाकर 24 देश अब हॉर्मुज पर ईरान के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। यूएई, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, जापान, कनाडा, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, लातविया, स्लोवेनिया, एस्टोनिया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रोमानिया, बहरीन, लिथुआनिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का ईरान को सीधे तौर पर कहना है कि वो हॉर्मुज खोल दे। इसकी जगह ईरान की दलील है कि हॉर्मुज सिर्फ दुश्मन देशों के लिए बंद है, दोस्तों के लिए नहीं। ईरान ने हॉर्मुज की घेराबंदी करके समूची दुनिया की नस दबा रखी है। वही नस सारी दुनिया को परेशान कर रही है। अमेरिका उस नस को जितना खोलने की कोशिश करता है उतना ही गहरा फंस जा रहा है। लेकिन हॉर्मुज पर जो कुछ अब होने वाला है वो बहुत विनाशक साबित हो सकता है। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट के दम पर ही सारी दुनिया पर दबाव बना रहा है। वो अमेरिका और इजराइल को रोके और अब ट्रंप का फोकस इसी हॉर्मुज पर है। ईरान इसे पूरे तौर पर खोले, वरना ईरान के पावर प्लांट एक एक कर सुपुर्द खाक कर दिए जाएंगे। सवाल है, इसका हल क्या है? क्या ट्रंप के खौफ से ईरान हॉर्मुज खोलने के लिए राजी होगा या ट्रंप पूरी ताकत के साथ हॉर्मुज पर कब्जा कर लेंगे? इसके लिए आपको ट्रंप का गेम प्लान समझना होगा। ट्रंप को ईरान के खिलाफ नेटो देशों या दूसरे देशों का समर्थन नहीं मिल रहा था, लिहाजा ट्रंप ने हॉर्मुज का कार्ड खेला और इस कार्ड ने काम कर दिया। हॉर्मुज के नाम पर 22 देश अमेरिका के साथ आ गए। ब्रिटेन ने तो बकायदा अपने सबमरीन भी ऑस्ट्रेलिया से बुलाकर अरब सागर में उतार दिया है। ये कोई सामान्य घटना नहीं है, लेकिन इन परिस्थितियों में भी ईरान क्या हॉर्मुज पर अपना स्टैंड बदलेगा? क्योंकि पहले ट्रंप इजराइल के साथ लड़ रहे थे, अब उन्हें 22 देशों का समर्थन हासिल हो गया है। ट्रंप ये जताते रहे हैं कि हॉर्मुज के बंद रहने से अमेरिका को ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ से अमेरिका का सिर्फ 1% तेल गुजरता है। मतलब दूसरे देश जिनका ज्यादा तेल और गैस हॉर्मुज से आता है, उन्हें हॉर्मुज खुलवाने के लिए ईरान पर दबाव डालना चाहिए या हॉर्मुज पर कब्जे के लिए अमेरिका का साथ देना चाहिए। सवाल घूम फिर कर वहीं पहुंच जा रहा है
कि हॉर्मुज अब तय करेगा महायुद्ध का फैसला। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अमेरिका, इजराइल और ईरान महायुद्ध कैसे रुकेगा? तो देखिए, आपको बता दें कि यह महायुद्ध 6 शर्तों के चक्रव्यूह में फंस गया है। 6 शर्तें अमेरिका की हैं और 6 शर्तें ही ईरान की भी हैं। अब समझिए, अमेरिका की शर्त नंबर 1 क्या है? वह है कि यूरेनियम का संवर्धन बंद करे ईरान। तो वहीं ईरान की शर्त है कि अमेरिका भविष्य में युद्ध न होने की गारंटी दे। अमेरिका की दूसरी शर्त है कि नातान्ज, इस्फहान और फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट जो है वो पूरी तरह ईरान बंद करे। जो वहीं ईरान की दूसरी शर्त है कि इसके बदले अमेरिका ईरान के आसपास मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य अड्डे, जो बेस उसने बना रखे हैं, वो बंद कर देगा। अमेरिका ने जो तीसरी शर्त रखी है वो ये है कि ईरान अपने पड़ोसी खाड़ी देशों के साथ शस्त्र नियंत्रण समझौता करे और सिर्फ 1000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल्स ही रखे। इसके बदले ईरान ने यह शर्त रखी है कि पूरे क्षेत्र में युद्ध तुरंत खत्म किया जाए। अमेरिका की चौथी शर्त यह है कि ईरान हिजबुल्लाह, हूती और हमास की फंडिंग तुरंत बंद करे। इसके बदले ईरान ने शर्त रखी है कि उसे युद्ध से हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाए। इस महायुद्ध में शर्तों का 5वां चक्रव्यूह यह है कि अमेरिका चाहता है कि ईरान 5 साल तक कोई मिसाइल ना बनाए, जबकि ईरान की शर्त यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट के लिए नए सिरे से नियम बनाए जाए। अमेरिका ने छठी शर्त ईरान के सामने यह रखी है कि ईरान के जितने भी न्यूक्लियर साइट हैं वहां पर्यवेक्षकों को जाने की छूट मिले, जो समय समय पर जाकर देखते रहें, निगरानी करें। इसके बदले में ईरान ने शर्त रखी है कि ईरान के खिलाफ खबर दिखाने वाले अमेरिकी इजरायली मीडिया पर कार्रवाई की जाए। सवाल है कि कौन किसकी शर्त मानेगा और कौन झुकेगा, तभी ये युद्ध रुकेगा। ईरान युद्ध में ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान की मिसाइल क्षमता को वो पूरी तरह खत्म कर चुके हैं। सारे मिसाइल टनल को उड़ा दिया गया है। लेकिन जंग के 24वें दिन ईरान ने एक ऐसे पाताल लोक का दरवाजा खोल दिया है जिसे देखकर ट्रंप के होश उड़ जाएंगे, क्योंकि ईरान इसे अमेरिका का काल बता रहा है। अब ईरान का यह पाताल लोक कहां पर है? ईरान के पास ऐसे और कितने पाताल लोक हैं? इनके अंदर वो कौन सी घातक मिसाइल्स हैं जो ट्रंप को डरा रही हैं? इस सील पैक बॉक्स में क्या है? क्या ईरान ने अभी और घातक मिसाइलों को छिपा रखा है? सील पैक बॉक्स को देखिए, गिनते जाइए, 5, 10, 20, 50 नहीं, सैकड़ों की संख्या में बॉक्स है। ये ईरान की नई मिसाइलें हैं। ईरान के इस पाताल लोक में आप उतनी ही मिसाइलों को देख रहे हैं जितना ईरान की खतरनाक सेना IRGC दिखाना चाहती है। दावा किया जा रहा है कि इस मिसाइल टनल में 1000 से ज्यादा मिसाइल और घातक ड्रोन बिल्कुल सील पैक रखे हैं, जिनका अभी तक इस्तेमाल ही नहीं हुआ। इसमें हाइपरसोनिक मिसाइलें, इसमें बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं, यहाँ पर क्रूज मिसाइलों का जखीरा है, एंटी वॉरशिप मिसाइलें भी हैं। हथियारों के जखीरे वाला ईरान का ये पाताल लोक जमीन से 500 मीटर नीचे है। इन बॉक्स पर जमी धूल ये बता रही है कि ईरान यहाँ पर सालों से विध्वंसक मिसाइलों को स्टोर कर रहा था। अब वॉर के अगले फेज में इसी मिसाइल टनल से मिसाइलों को बाहर निकालकर अमेरिका और इजराइल को टारगेट करने वाला है। ईरान के इस पाताल लोक में फतह, सेजी, शाहबती, खैबर, खुर्रमशह, इमाम, कद्र, हैदर, हजकासी, कियाम, सुमार जैसी घातक मिसाइलें जिनकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से भी अधिक है, या हो सकता है कि इससे भी ज्यादा रेंज वाली कोई नई मिसाइल जो अभी तक दुनिया के सामने न आई हो। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि वो ईरान की मिसाइल क्षमता को पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं। लेकिन ईरान की मिसाइल सिटी का नया वीडियो ट्रंप के सभी दावों को झूठा साबित कर रहा है। ईरान के पास सिर्फ एक ही मिसाइल टनल नहीं है, बल्कि पूरे देश में मिसाइल टनल का जाल ईरान फैला चुका है। होर्मुज स्ट्रेट के पास केशम द्वीप, जाग्रोस की पहाड़ी के नीचे मिसाइल टनल, पश्चिम ईरान में भी टनल, मध्य ईरान के सिनान नतांज में जमीन के नीचे ईरान ने मिसाइल सिटी बना रखी है। ईरान में 31 प्रांत
और दावा है कि सभी प्रांतों में कम से कम एक मिसाइल सिटीज है और ये टनल जमीन से 300 से 500 मीटर की गहराई में बने हुए हैं। और अमेरिका ने इन्हीं के ऊपर B-2 बॉम्बर से हमला किया था। यह हमला खासकर नतांज और होर्मुज के पास केशम द्वीप पर किया गया था। हमले के बाद एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें पहाड़ी के ऊपर सुराख दिख रहा है, लेकिन ईरान का दावा है कि B-2 बॉम्बर्स का हमला भी उसके मिसाइल टनल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब हमले के बाद भी ईरान की मिसाइल सिटी को कोई भी नुकसान क्यों नहीं हुआ, इसे समझ अमेरिका के पास मौजूद सबसे शक्तिशाली बंकर बम भी करीब 60 मीटर तक की कंक्रीट को भेज सकता है, जबकि ईरान ने 500 मीटर की गहराई और ठोस पहाड़ों के नीचे मिसाइल टनल बना रखी है। इन सुरंगों को इस तरह डिजाइन किया गया है, अगर एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाए तो दूसरा हिस्सा काम करता रहे। इसे कंपार्टमेंटलाइजेशन कहा जाता है। ईरान की ये मिसाइल सिटी अमेरिका के लिए सिरदर्द बन गए हैं। ईरान की ये मिसाइल टनल अमेरिका और इजराइल के लिए किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महायुद्ध के बीच भारतीय बाजार में बहुत टेंशन है और ये टेंशन लगातार हाई होती जा रही है। सोना चांदी की उछाल वाली कीमतें धड़ाम हो रही हैं। हालांकि आज तेल के प्लेटफॉर्म से राहत की खबर आई है। क्रूड ऑयल की कीमतें $100 से नीचे आ गई हैं, लेकिन निवेशकों की चिंता कम नहीं हुई है। युद्ध के लंबा खिंचने के आसार बाजार को क्या और नीचे ले जाएंगे, या ट्रंप की 5 दिनों वाले राहत के ऐलान से बाजार थोड़ा संभलेगा? 24 दिनों के ईरान इजराइल अमेरिका महायुद्ध भारतीयों की जेब पर भारी पड़ रहा है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग निवेशकों की धड़कनें बढ़ाती जा रही है, क्योंकि एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ अमेरिका इजराइल एक दूसरे पर मिसाइल दाग रहे हैं। दूसरी तरफ शेयर बाजार में भारी गिरावट की वजह से सोना चांदी की चमक फीकी पड़ती जा रही है। ढंग से ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी हुई है तो जनरली सोने चांदी में तेजी बनती है, बट इस वक्त एक सेल ऑफ ग्लोबल पूरे ही एसेट क्लास में बना हुआ है। आप देखिए दुबई प्रॉपर्टी में गिरावट है, इक्विटी में गिरावट है, कहीं ना कहीं कमोडिटी में गिरावट है। तो ये सारी चीजें एक साथ आने की वजह से हमने देखा सोने और चांदी में भी जबरदस्त गिरावट है, जहां पे एमसीएक्स पे अब हम देख रहे हैं प्राइजेस 10% का फॉल आज के दिन दिख रहे हैं। जंग का असर सोना चांदी पर साफ देखने को मिल रहा है। क्या इस युद्ध में सोने चांदी के दाम एकदम गिर जाएंगे? ये चिंता, ये डर, ये टेंशन हर निवेशक को 24 घंटे सता रही है। मार्केट और एक्सपर्ट जो इशारे कर रहे हैं वो बेहद डराने वाले हैं। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच सोने का भाव 2.5 महीने और चांदी 3 महीने के निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। सोना रिकॉर्ड हाई 1,93,000, 23 मार्च 2026 1,29,000, गिरावट 32%। चांदी रिकॉर्ड हाई 4,39,000, 23 मार्च 2026 को 1,99,000, गिरावट 54.5%। मतलब सोना अपने ऑल टाइम हाई से 32% नीचे पहुंच चुका है और चांदी 54% नीचे आ गई है। ये गिरावट ऐसे समय में आई है जब जनवरी में सोने और चांदी में तेजी देखी गई थी। लोग क्रूड की ओर डाइवर्ट हो गए, क्रूड एकदम बढ़ रहा है। इसके वजह से जितने इन्वेस्टर थे वो सोने से लेके क्रूड में जा रहे हैं। इसी वजह से डॉलर में भी तेजी आ रही है, लेकिन डॉलर लेने वाला कोई नहीं है। आज सोना एक अंदाज $5500 तक गया था, अभी $4200 तक जा सकता है। ईरान युद्ध की आग में हर सेक्टर के निवेशक झुलस रहे हैं। तेल गैस संकट ने ग्लोबल टेंशन हाई कर दी है। हालांकि आज क्रूड ऑयल के भाव कुछ गिरे हैं, लेकिन युद्ध से विदेश से लेकर भारतीय बाजार तक में भारी उथल-पुथल देखने को मिल रही है। सेंसेक्स और निफ्टी 50 अपने हालिया उच्च स्तर से करीब 14% नीचे आ चुके हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया और कमजोर होता जा रहा है। आज करेंसी मार्केट में कारोबार की शुरुआत होने के साथ ही ये नए लो लेवल पर पहुंच गया। आज एक ही दिन में निवेशकों के 15 लाख करोड़ रुपए डूब गए। दरअसल युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़ा जा रहा, बल्कि ये आपकी तिजोरी और आपके निवेश पर भी हमला कर रहा है। एक्सपर्ट्स की माने तो ये वक्त घबरा कर भागने का नहीं, बल्कि सूझबूझ के साथ अपनी रणनीति बदलने का है। ये रणनीति आप तभी बना सकते हैं जब बाजार में सोना चांदी ही नहीं, सेंसेक्स निफ्टी के गिरने की वजह समझें। वजह नंबर 1, ईरान की चेतावनी। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका ईरान की बिजली ग्रिड पर हमला करता है तो जवाब में खाड़ी देशों के ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाया जा सकता है।
ईरान की चेतावनी से बाजार में अनिश्चितता बढ़ गई। आपकी जेब पर युद्ध का जो डायरेक्ट इम्पैक्ट दिख रहा है, उसकी दूसरी सबसे बड़ी वजह है वजह नंबर 2, हॉर्मुज पर तनाव। ईरान की धमकी है कि उसके पावर प्लांट्स पर हमला हुआ तो हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। यह रास्ता वैश्विक तेल सप्लाई के लिए बेहद अहम है, इसलिए इससे बाजार में चिंता बढ़ गई है। बाजार में निवेशकों में बढ़ी बेचैनी का तीसरा सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल मार्केट में दबाव। अमेरिका और एशिया के शेयर बाजारों में भी कमजोरी दिख रही है। अमेरिकी फ्यूचर्स नीचे हैं और एशियाई बाजार भी गिरावट के साथ खुले हैं। इससे बाजार में जोखिम से बचने का रुझान बढ़ गया है। कोई भी निवेशक जब बाजार में पैसा लगाता है तो उसकी पहली शर्त होती है कमाई की गारंटी। लेकिन युद्ध के माहौल में यह बिल्कुल अनिश्चित दिख रहा है। इससे सोना और चांदी का आकर्षण कम हो रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आमतौर पर युद्ध या वैश्विक संकट के समय सोना और चांदी मजबूत होते हैं क्योंकि निवेशक सुरक्षित विकल्प तलाशते हैं। लेकिन इस बार बड़ी खरीदारी पहले ही हो चुकी थी, इसलिए अब कीमतें संतुलन की ओर लौटती दिखाई दे रही है। जब तक वैश्विक तनाव रहेगा, आपकी बचत पर ऐसा ही खतरा बना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पंचर लगाने वाला, ई रिक्शा चलाने वाली, रेहड़ी लगाने वाले, दिहाड़ी मजदूर, पाकिस्तान ने हिंदुस्तान में जासूसों का ऐसा नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने मुनीर के इस नेटवर्क को छिन्न भिन्न कर दिया है। जी हां, दिल्ली ब्लास्ट में पाकिस्तान के भेजे मोहरों का हाथ था और अब कुछ वैसी ही साजिश पाकिस्तान के आतंकी मथुरा से लेकर फरीदाबाद तक में कर रहे थे। पुलिस ने इस नेटवर्क की टॉप कमांडर मीरा और फहरिया को गिरफ्तार कर लिया है और अब मुनीर की ये कमांडो जेल में पाकिस्तान के जासूसी राज उगल रही है। बहुत बड़ी साजिश का भंडाफोड़ हुआ है, जिसके तार मथुरा, गाजियाबाद, फरीदाबाद से लेकर दिल्ली तक जुड़े। मीरा, नौशाद, ये चेहरे हैं जिनका आका पाकिस्तान में बैठा इन्हें हैंडल कर रहा था। सवाल तो ये है कि हिंदुस्तान में मुनीर के कितने कमांडर एक्टिव हैं? जासूसों के हैंडलर ने पाक से क्या दिया था मैसेज? कहां पे करना था बम? किस शहर में करना था धमाका? हर एक डिटेल आपको दिखाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के हिंदुस्तान को दहलाने की ये 2026 की सबसे बड़ी साजिश दिख रही है। यूपी पुलिस की जांच में पता चला है कि मथुरा में कई पाकिस्तानी जासूस मौजूद थे और इन नापाक एजेंट्स की सरगना थी मीरा। गाजियाबाद पुलिस की गिरफ्त में खड़ी इस साधारण से लड़की के कारनामे बेहद सनसनीखेज। ये दिखावे के लिए मथुरा की गलियों में ई रिक्शा चलाती थी, अपना नाम मीरा बताकर खुद को कृष्ण भक्त दिखाने की कोशिश करती थी, मगर इसका असली काम था अवैध हथियारों की तस्करी करना, बदमाशों गैंगस्टर्स का नेटवर्क बनाना, पाकिस्तानी हैंडलर से संपर्क साधना। जो बात अभी तक सामने आई है कि इसी रिक्शे से लोगों के संपर्क में मीरा आई और जो तस्करी का बात बताई जा रही है, हथियार तस्करी जो हो रही थी और उससे पाकिस्तान कनेक्शन जो निकल कर आया है, वो इसी से कनेक्शन का जुड़ाव बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। घर पर ताला लगा हुआ है। यूपी पुलिस की लिस्ट में मीरा का नाम टॉप पर था, क्योंकि यही पाकिस्तानी जासूस के नेटवर्क की सबसे अहम कड़ी थी, जो मथुरा के कई अपराधियों और हथियार तस्करों को एक सूत्र में जोड़े हुए थे। इस केस में मुकदमा दर्ज है, जो कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और बीएनएस की सुसंगत धाराओं में है। उसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग भूमिका रही है, जिसके थ्रू किसी न किसी तरीके से उनके द्वारा इस जो क्राइम है उसमें एड किया गया है, उस क्राइम में सहयोग अपनी सहभागिता दी गई है और उसी के हिसाब से माननीय न्यायालय के समक्ष इनको प्रस्तुत करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मीरा को दिल्ली पुलिस ने पिछले साल भी अवैध हथियारों की सप्लाई के आरोप में गिरफ्तार किया था और पता चला है कि मीरा का संपर्क कई अवैध हथियारों के डीलर से था। पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क में जैसे जैसे गाजियाबाद पुलिस जांच कर रही है, वैसे वैसे तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं। गाजियाबाद पुलिस ने मीरा नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया है। मीरा पाकिस्तानी हैंडलर्स के उस ग्रुप से जुड़ी हुई थी जिसमें पाकिस्तानी हैंडलर्स डायरेक्ट बातचीत करते थे और मीरा उसकी एक्टिव सदस्य थी।
पेशे से मीरा ई रिक्शा चलाती थी, लेकिन ई रिक्शा की आड़ में मीरा हथियारों की तस्करी करती थी। छोटे बदमाश से लेकर बड़े गैंगस्टर तक हथियार सप्लाई करने का भी काम करती थी। पिछले साल दिल्ली पुलिस ने मीरा को हथियार सप्लाई करने के मामले में स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था और अब इस जासूसी ग्रुप में भी मीरा बेहद एक्टिव सदस्य है। मथुरा में ई रिक्शा चलाने वाली मीरा ही नहीं, बल्कि फरीदाबाद में पंचर की दुकान लगाने वाला नौशाद और यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के अलग अलग हिस्सों में ट्रक चलाने वाले ड्राइवर भी पाकिस्तान के खुफिया गैंग के मेंबर बन चुके थे और उन्हें पता भी नहीं था वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। गाजियाबाद पुलिस ने जब ई रिक्शा ड्राइवर मीरा के साथ पंचर बनाने वाले नौशाद को गिरफ्तार किया तो यह हैरान करने वाली जानकारी सामने आई। पता चला कि इस जासूसी नेटवर्क में 50 से ज्यादा ट्रक ड्राइवर जुड़े थे। इन्हें पैसे का लालच देकर वीडियो बनाने को कहा गया था। ये ट्रक ड्राइवर सैन्य ठिकानों और पर्यटन स्थलों का वीडियो बनाते थे। जिसे गणेश नाम का नेपाली युवक पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को भेजता था। मुंबई में रहने वाले गणेश ने ट्रांसपोर्ट में काम करते हुए करीब 50 से ज्यादा ट्रक ड्राइवर्स को पैसे का लालच देकर जोड़ा था और उनसे संवेदनशील जगहों के वीडियो मंगवाता था। आशंका जताई जा रही है कि मीरा, नौशाद, सुहेल और इरम जैसे देशद्रोही तो चंद मोहरे हैं। इन जासूसों को तरह तरह के टास्क दिए गए थे, जैसे बड़े धार्मिक स्थलों की फोटो और लोकेशन के साथ अन्य डिटेल्स शेयर करना। इसके अलावा बड़े बड़े संस्थानों और रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी फुटेज लगाने का काम भी दिया गया। जासूसी के लिए चोरी की सिम का इस्तेमाल करते थे। अब तक 200 से ज्यादा फोटो वीडियो पाकिस्तान में बैठे हैंडलर को भेजी जा चुकी है। 100 से ज्यादा सिम का इस्तेमाल किया गया। करीब 15 लाख के आसपास की रकम इनके खातों में हैंडलर ने ट्रांजैक्शन की थी। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर की पहचान सरफराज सरदार के तौर पर हुई है। वो वीपीएन सेवाओं का इस्तेमाल करके अपनी पहचान छिपाते हुए अलग अलग कम्युनिकेशन ऐप के जरिए मॉड्यूल के करीब 40 सदस्यों के संपर्क में रहता था। जो सीसीटीवी के जरिए जो फुटेज लिया जाता था, उस फुटेज को पाकिस्तान भेजा जाता था और ऐसे ही गरीब लोगों को, जिनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया जा रहा था और 50 जगहों पर ये कैमरे लगाए जाने थे। 2 जगह का खुलासा और इसलिए लगातार उनको रिमांड में लेकर पूछताछ कर रही। देश की सुरक्षा एजेंसियों ने मुल्ला मुनीर का प्लान समय से पहले फेल कर दिया है। अब पाकिस्तानी हैंडलर छाती पीट रहा है कि उसके एजेंट्स तो ऑपरेशन से पहले ही हिंदुस्तान की सलाखों के पीछे पहुंचा दिए गए। मथुरा से ब्रजेश तिवारी के साथ गाजियाबाद से राजू राज। क्रिकेट बोर्ड की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले तो आईपीएल के चलते कई विदेशी खिलाड़ियों ने पीएसएल से किनारा कर लिया। इसी बीच खाड़ी युद्ध के चलते पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की किल्लत हो गई, जिसके बाद पीसीबी ने बगैर दर्शकों के मैच कराने का ऐलान किया, वो सिर्फ 2 स्टेडियम में। लेकिन पाकिस्तान इस संकट से उबरता उससे पहले बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने पीएसएल का बॉयकॉट कर दिया, वो भी सिक्योरिटी के चलते। इस मुद्दे पर बस फिर क्या, मुनीर और उसका साला छाती पीटने लगे और पाकिस्तानी जीजा साला की जोड़ी को उसने। अभी तो पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज होना था, मगर ये क्रिकेट लीग शुरू होने से पहले ही खत्म होने या फिर बंद होने की कगार पर। और इसकी वजह है पीएसएल से विदेशी खिलाड़ियों का छोड़ना, खासकर बांग्लादेश के प्लेयर्स। अब थू नहीं होगी तो क्या होगी, क्योंकि ये वही बांग्लादेश है जिसके चलते पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप को बाइकआउट करने की धमकी दी, इंडिया के खिलाफ मैच न खेलने की वार्निंग दी। मगर अब उसी बांग्लादेश के खिलाड़ी पीएसएल को बाइकआउट कर रहे हैं। वजह है पाकिस्तान की सिक्योरिटी, अफगानिस्तान से जारी जंग। गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान चीख चीख कर पीएसएल में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों से अपील कर रहा है कि उनकी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा, हाई सिक्योरिटी में मैच होंगे। लेकिन सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, बल्कि बाकी देशों के भी खिलाड़ी अब धीरे धीरे पीएसएल से किनारा कर रहे हैं, तो वही पीएसएल की बजाय आईपीएल को तरजीह दे रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान सुपर लीग के आगाज से पहले एक आतंकी संगठन ने सभी विदेशी खिलाड़ियों को धमकी दी है, वो ये कि अगर वो पाकिस्तान में पीएसएल खेलते हैं तो उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। धमकी देने वाले ग्रुप का नाम जमात उल अहरार है। बस इसी धमकी के बाद से ही विदेशी खिलाड़ी पीएसएल को बाइकआउट कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।